गुड आफ्टरनून ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है क्योंकि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में एंट्री कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट में बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं, फ्लूइड सब्जेक्ट है किससे रिलेटेड है, फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है, इस तरह से सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ दी फ्लूइड से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। ये आप कहीं पे भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आप लोगों को फ्लूइड, अगर आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर फ्लूइड मैकेनिक्स बताया तो आपसे डेफिनेटली वो पूछेगा व्हाट इज द फ्लूइड। तो मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबस्टांस, ये फ्लूइड इज ए सबस्टांस दैट डिफॉर्म कंटिन्यूसली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट डिफॉर्म कंटिन्यूसली when subjected to shear stress, no matter how small that shear stress may be, the solid can resist the shear stress। तो इस लाइन के मुताबिक द फ्लूइड इज ए सबस्टांस विच कैन नॉट रेजिस्ट द शियर स्ट्रेस। फ्लूइड एक ऐसा सबस्टांस है जो शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स इट इज कंटिन्यूसली डिफॉर्म। सो इफ यू सी इन द केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई सॉलिड बॉडी है, इफ इट इज फिक्स्ड फ्रॉम दिस एंड, ये आपका बॉडी है ए बी सी डी। अगर मैंने शियर फोर्स इसके पैरेलल लगा दिया इस सरफेस के सी डी के पैरेलल, तो क्या होगा, जो लेयर्स होंगी दैट विल बी डिफ्लेक्टेड, डिफॉर्म हो जाएंगी, यानी किसी न किसी एंगल, इसे हम शियर एंगल बोलेंगे, ये आपका डिफॉर्म हो जाएगा, ये बॉडी ट्विस्टेड हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। ये डिफॉर्मेशन आएगा यानी कि जो सॉलिड है वो रेजिस्ट कर रहा है शियर स्ट्रेस को। ओके, ये डिफॉर्मेशन जो है आपको तभी तक दिखेगा जब तक आप फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही आपने फोर्स को जीरो किया, इट विल रिकवर अंडर द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा तो इट विल रिकवर। सो द property of the solid is to resist the shear stress, but the fluid cannot resist. Suppose if there is a container, if there is a container, ये कंटेनर है, इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। अगर आपने यहाँ होल क्रिएट किया तो द फ्लूइड विल बी कंटिन्यूसली मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि ये ग्रेविटी, ये किसी भी स्ट्रेस को, शियर स्ट्रेस को ये सस्टेन नहीं कर सकता। अगर यहाँ से ये वॉल इसकी ब्रेक हो जाए, सारा का सारा वाटर एक बार में बाहर की तरफ स्प्लैशेस हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इससे हमें ये पता लगता है, सिंपल डेफिनेशन है, द फ्लूइड इज ए सबस्टांस व्हिच विल कंटिन्यूसली डिफॉर्म आफ्टर द शियर स्ट्रेस। तो आप इसे वर्ड टू वर्ड याद करके रखेंगे। दूसरा देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस क्या है, द सॉलिड है मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देन लिक्विड। द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड इज कॉम्पैक्ट देन द लिक्विड। ओके, तो अगर जो जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के, दैट आर नियर बाई मोर देन द लिक्विड, लिक्विड से ज़्यादा पास पास होते हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा होता है। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड आर अटैच्ड टू ईच अदर और बाउंड ईच अदर बेटर देन द लिक्विड, लिक्विड से ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है द सॉलिड आर मोर क्लोजली पैक्ड, सो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर लार्जर देन लिक्विड। ओके, सिंपल है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉलिड कैन रेजिस्ट द एक्सटर्नल शियर स्ट्रेस इम्पोज ऑन इट एंड रीगेन इट्स शेप व्हेन द टेंजेंशियल स्ट्रेस रिमूव्ड, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लिक्विड कैन नॉट रेजिस्ट द शियर स्ट्रेस एंड कैन नॉट रीगेन इट्स शेप, जो लिक्विड है वो दोबारा अपनी शेप को रीगेन नहीं कर सकता। द मोहर सर्कल ऑफ द फ्लूइड इन स्टैटिक कंडीशन इज, यहाँ पे ये गलत वर्ड लिखा है, यहाँ लिखा है कंडीशन इज ए पॉइंट, ये लिखा है पॉइंट, बिकॉज एट रेस्ट शियर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर ऑफ द फ्लूइड इज जीरो। ये आप लोग आगे पढ़ेंगे जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो मोहर सर्कल के बारे में। तो आप लोग देखेंगे कि अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, फॉर एग्जांपल अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन है, किसी बकेट में स्टैटिक कंडीशन में भरा हुआ है, तो एट दैट टाइम द शियर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर ऑफ द फ्लूइड टाउ इज इक्वल टू जीरो। देयर इज ओनली नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज द प्रेशर, केवल नॉर्मल स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा। तो अगर आप मोहर सर्कल के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे if the shear stress is zero and there is only normal stress in the term of pressure, then the circle is nothing but it is a point। क्या होगा, एक पॉइंट होगा। तो जब पॉइंट होगा
तो वही इसने बताया है कि द मोर सर्कल ऑफ ए फ्लूइड इन ए स्टैटिक कंडीशन इज ए पॉइंट बिकॉज एट रेस्ट द शियर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर ऑफ द फ्लूइड इज जीरो। आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे और फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हम ध्यान रखेंगे और इसे माइंड में आपको हमेशा से रखना। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मास डेंसिटी, जिसे हम डेंसिटी भी कहते हैं। ओके, तो देखते हैं। इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल, सबको पता है कि डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाई रो। रो इज इक्वल टू एम बाई वी, यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। जैसे कि इसमें इस फॉर्मूले से ये फील हो रहा होगा आपको, रो इज इक्वल टू एम बाई वी दिया है। इसका मतलब है डेंसिटी आपके हिसाब से मास पे डिपेंड करनी चाहिए, बट एक्चुअली में डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो मैंने ये बताया भी है यहाँ पे। देखो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज आर डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। तो जो सॉलिड लिक्विड गैस हैं इनकी डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। द डिपेंडेंस ऑन प्रेशर इज वेरी वीक। जो प्रेशर पे डिपेंडेंस है वो बहुत कम है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, सो मोस्ट ऑफ द लिक्विड आर कॉल्ड द इनकम्प्रेसिबल। तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें, अब दो वर्ड आते हैं, आगे पढ़ाएंगे भी इन्हें। एक तो कंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड, और एक वर्ड आएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये दो वर्ड से आप पहले ही वाकिफ हो जाएं। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब है द फ्लूइड, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। सो इफ यू आर अप्लाइंग द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, सपोज करो ये फ्लूइड भरा हुआ है, किसी वाटर है, और आपने चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने से आप लोगों ने देखा होगा उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता फ्लूइड के। तो इसलिए हम फ्लूइड को मानते हैं कि इट इज इनकम्प्रेसिबल। अगर लेकिन जो हमारी गैसेज हैं वो क्या है? कंप्रेसिबल है। गैसेज क्या है हमारी? कंप्रेसिबल है। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो डेंसिटी में चेंज आता है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द डेंसिटी ऑफ गैस इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ स्टेट P इज इक्वल टू रो आर टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। P इज इक्वल टू रो आर टी, जितनी भी गैसेज हैं उनकी जो डेंसिटी है वो किस हिसाब से चेंज होती है? P इज इक्वल टू रो आर टी के हिसाब से। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P डिवाइड बाई आर टी। इसके हिसाब से डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर जो कोई गैस है, सपोज करो किसी कंटेनर में कोई गैस है, अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे और वो इस तरह से चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई करोगे, इसे अगर स्क्वीज करने की कोशिश करो, तो जो गैस अंदर भरी हुई है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी उनकी बढ़ेगी, उनके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसे टेम्परेचर बढ़ाया है इसके अंदर का, तो ये एक्सपेंड होगा, यानी डेंसिटी जो है इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी आपकी कम होगी। ओके, द डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर लिक्विड को हीट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा है कि जैसे जो ज्वालामुखीज हैं जितने भी, उनमें जो लावा होता है, ओके, तो वो बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। इट इज कंटिन्यूसली फ्लो, वो फ्लो करता है ऐसे जैसे पानी बह रहा है, जबकि उसके अंदर इतने एलिमेंट्स वगैरह मिक्स रहते हैं। तो अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ें हमें रिमेंबर रखनी है और हमेशा याद रखना है इन लोगों इन चीज़ों को। अब कुछ सब्सटेंस है जिनकी डेंसिटी हमें याद भी रखनी है। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ सब सब्सटेंस आर गिवन बिलो। इनकी हमें याद रखनी है, और ये भी याद रखना है कि द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये नहीं कह सकते कि डेंसिटी ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी है। टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन आपको कर दिया गया है। तो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आर गिवन बिलो। नंबर 1 है आपका वाटर। वाटर की डेंसिटी आप याद रखेंगे, बार बार आपको न्यूमेरिकल में यूज करनी है, 998 केजी पर मीटर क्यूब। दूसरी डेंसिटी दी हमने सी वाटर की, दैट इज 1028 केजी पर मीटर क्यूब। और लिख भी दिया है द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन द नॉर्मल वाटर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ NaCl। तो कई जगह आपको न्यूमेरिकल्स में इस तरह की न्यूमेरिकल भी IAS में, इसरो में आए हुए हैं कि जैसे कोई शिप है आपका, अगर आपका किसी सी से रिवर में अगर जो मूव करता है, तो उसका आगे का पार्ट लिफ्ट होगा या किस तरह से होगा, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो वहाँ इस चीज़ की नॉलेज होना जरूरी है कि जो सी वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जब वो
नदी रिवर में आता है तो वो थोड़ा डिप कर जाता है। ये चीज़ें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मरकरी की डेंसिटी आपको याद रखनी है, बार बार न्यूमेरिकल में याद यूज करनी है। आप 13,600 याद कर सकते हैं इसे, 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। कैरोसिन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, लेकिन फिर भी थोड़ा याद रखो। 819, ये इसकी डेंसिटी कैरोसिन की वाटर से कम होती है, इसलिए जब भी कैरोसिन को आप वाटर में फेंकते हैं तो वो फ्लोट करने लगता है। ग्लिसरीन की डेंसिटी जो है वाटर से ज़्यादा होती है, तो जब वाटर में आप इसे डाल देते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। गैसोलीन की कम होती है, बेंजीन की जो है वाटर से कम होती है, अमोनिया की वाटर से कम होती है, एयर की 1.205 kg पर मीटर क्यूब होती है। ये डेंसिटीज कुछ हैं सब्सटेंस की, आपको याद रखनी है। द सब्सटेंस, अब हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऊपर लाइन लिख दी है, इसे आप याद रखेंगे। द सब्सटेंस हैव लेस डेंसिटी देन वाटर फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल केरोसिन, गैसोलीन, बेंजीन और अमोनिया। ये चार सब्सटेंस हैं। अगर इनकी डेंसिटी वाटर से कम है तो जब इन्हें आप वाटर में फेंकेंगे तो वाटर में ये फ्लोट करने लगेंगे। ओके। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है वेट डेंसिटी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, डेंसिटी। आप डेंसिटी में क्या सीखे कि डेंसिटी जो है मास पे डिपेंड नहीं करती, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मोस्ट ऑफ द फ्लूइड। ओके, लेकिन गैसेस की जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करेगी। जो लिक्विड की डेंसिटी है दैट इज डिपेंड अपॉन ओनली टेम्परेचर, और जो सॉलिड की डेंसिटी है दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। लेकिन प्रेशर पे इन दोनों की, लिक्विड और सॉलिड की, डिपेंड नहीं करेगी। इतना आपने उसमें सीखा। ओके, आगे देखते हैं वेट डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंपल है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द वेट डेंसिटी। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय गामा। तो गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई वी, तो यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से W इज इक्वल टू आप अगर एम जी रख देते हैं तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी डिवाइड बाई वी। तो गामा इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई वी इंटू जी। तो ये क्या है, डेंसिटी। तो गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी। तो आप ऐसे याद रखेंगे, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको वेट डेंसिटी दी है और आपको डेंसिटी निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल वी। ठीक है, इट इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर केजी। तो यहाँ से आप एक चीज और देखेंगे, वी इक्वल टू क्या है, 1/m/b। m/b मैंने क्या बताया आपको, डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम याद रखो हमेशा होता है 1/ρ। इसे आप यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह निकालने में, तो इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। द स्पेसिफिक वॉल्यूम वी इक्वल टू क्या हो गया आपका, 1/ρ, याद रखेंगे। इसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द पैरामीटर दैट इंडिकेट हाउ हेवियर इज द गिवन सब्सटेंस देन द वाटर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। द स्टैंडर्ड फ्लूइड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्योर वाटर। तो सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी सिंपल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि हम ये चीज देखते हैं कि कोई सब्सटेंस वाटर से हैवियर है या फिर उससे हल्का है। ये कंपैरिजन करने के लिए हमने एक रेफरेंस फ्लूइड बनाया। ये उस, अब जैसे लिक्विड के केसेस में हमने क्या माना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर वाटर को मान लिया। गैसेस के केसेस में हम एयर को रेफरेंस फ्लूइड मानते हैं, तो एयर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए क्या हो गई, गामा ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई गामा ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो ऑफ किसी भी लिक्विड की डिवाइडेड रो ऑफ वाटर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में अगर सपोज करो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की भी 0.4 दी है, इसकी यूनिट तो होगी नहीं क्योंकि यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। तो 0.4 है, तो आपको उसकी डेंसिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 0.4 इंटू वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब वाटर की डेंसिटी हम ज़्यादातर सीधे सीधे याद रखने के लिए 1000 kg पर मीटर क्यूब ले लेते हैं। तो कितना हो गया, 400 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। हम इसे देखते हैं, वेपर प्रेशर क्या है। तो जनरली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जैसे सपोज करो कोई आपका ये पॉट है, जैसे रिवर में ही आपने लोगों ने देखा होगा या तालाब है, उसमें अगर वाटर भरा है, बाहर आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ आपका एटमॉस्फेयर है। तो क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपर सरफेस पे लिक्विड्स हैं, जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या है, एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर से लेते रहते हैं। ठीक है,
और जैसे ही इनकी एनर्जी इतनी होती है कि दे विल मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो ये मूव करना चालू कर देते हैं और फाइनली ये क्या करते हैं, धीरे धीरे पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और एटमॉस्फेयर में जो है इस लिक्विड की मात्रा बढ़ने लगती है। ओके, तो जो वेपर इसके ऊपर सरफेस पे कलेक्ट हो जाती है वो एक प्रेशर इंपोज करती है सरफेस के ऊपर लिक्विड के पे, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? अब देखो, लिक्विड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिलीजिंग देयर मॉलिक्यूल्स इनटू द स्पेस above their surface. The liquid is said to be vaporized or evaporated. Simple है। Evaporation occur at the surface of the liquid. If the surface is exposed to atmosphere, the evaporation occur continuously. यहाँ पर evaporation होता रहेगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। इन्होंने आधी बात इनकम्प्लीट लिखी है। अगर जो यहाँ का वेपर प्रेशर और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है इस लिक्विड का इस टेम्परेचर पे दोनों इक्वल हो जाएंगे तो evaporation स्टॉप हो जाएगा। If the surface is within an enclosed space, evaporation will occur only until the air within the enclosed space become the saturated with vapor pressure caused by the vapor molecules within such a closed space is called the vapor pressure. इनका कहना है कि अगर जो कोई क्लोज्ड स्पेस है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है तो ये धीरे धीरे इवोपरेट होते रहेंगे पार्टिकल्स, और क्या होगा, इस टेम्परेचर पे जो एयर है यहाँ पे उसके प्रेशर के जब बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक प्रेशर इंपोज करेगा इसके सरफेस पे, उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैविटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ये भी वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। हमने वेपर प्रेशर क्यों पढ़ाया ये आप समझ लेंगे इसमें। लिखा है, इफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड फिनोमिना अप्रोचेज द वेपर प्रेशर द लिक्विड स्टार्ट वेपोराइजिंग। जैसे ही आपका फ्लूइड जैसे किसी पाइप से फ्लो कर रहा है, किसी सरफेस से फ्लो कर रहा है, अगर जो उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया, वैसे ही फ्लूइड क्या होगा, कोई लिक्विड क्या होगा, वेपोराइज होना चालू हो जाएगा, इवोपरेशन होना चालू हो जाएगा। वेपर vaporizing vapor bubbles that are created in the region of low pressure are carried with the liquid to a region of high pressure. अब मान लिया सपोज करो कि एक पाइप है, ये पाइप यहाँ पे बेंड है, ठीक है, तो लिक्विड पहले तो इधर से जा गया और लिक्विड मूव करते 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 इस तरफ मूव करेगा, तो यहाँ तो स्ट्रेट पाथ है तो प्रेशर सेम रहेगा, या प्रेशर थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा, उसे हम काउंट नहीं करें, लेकिन यहाँ शेप चेंज हुई, यानी कि फ्लूइड यहाँ पे रोटेट हुआ और यहाँ पे देखो फ्लूइड जो है कम रेडियस से मूव करेगा, यहाँ ज्यादा रेडियस से मूव करेगा, यहाँ ज्यादा रेडियस से मूव करेगा, यहाँ ज्यादा, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा। अगर बाई चांस इस सरफेस पे लिक्विड का प्रेशर आपका वेपर प्रेशर से कम हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या होगा, बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। अब ये बबल्स क्या करेंगे, लिक्विड के साथ आगे मूव करेंगे। अब ये इस पाइप के अंदर किसी ऐसे पार्ट पे पहुंच गए, फॉर एग्जांपल मान लिया ये सेक्शन है, आगे थोड़ा डायमीटर ज़्यादा है और यहाँ पहुंच गए, यहाँ का प्रेशर एडवर्स प्रेशर है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो वेपर बबल्स यहाँ पहुंचे तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कोलैप्स हो जाएंगे। जब वो यहाँ कोलैप्स होंगे तो अचानक क्या होगा, एक एक तरह का एक्सप्लोजन टाइप होगा, कोलैप्स होंगे तो यहाँ से जो कोलैप्स होगा, स्पेस क्रिएट हुआ, लिक्विड इधर की तरफ भागेगा। तो बड़ी बड़ी मशीन्स में क्या होता है कि जो इसके अपर सरफेस है वहाँ लिक्विड स्ट्राइक करता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, उसकी वजह से ये सरफेस खराब हो जाती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो पूरे पाथ के दौरान कहीं पे भी लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम ना हो जाए, हमेशा उससे ज़्यादा हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी शेप को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि कहीं पे भी प्रेशर कम ना हो, तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए हाई प्रेशर, these bubbles collapses in this region of high pressure, an explosion of bubbles takes place. This explosion cause the damage of the wall to the conduit and also create the air pocket in the flow. This phenomena is known as the cavitation. तो कभी कभार ये 5 नंबर में आपको लिखने को आ जाता है। Because of its destructive nature, it is avoided in the flow by making the design and shape of the flow such that the pressure of flow never fall the vapor pressure. ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। अब आगे देखो क्या लिखा है, इन द फ्लो ऑफ वाटर द प्रेशर इज नॉट परमिटेड टू फॉल बिलो द 2.5 मीटर ऑफ वाटर हेड। ठीक है, तो कहीं पे भी 2.5 मीटर, अब आगे मैं हेड के बारे में तुम्हें आगे बताऊंगा, अभी ये चीज क्लियर नहीं होगी हेड क्या है, कैसे प्रेशर उससे निकालते हैं,
आगे बताएंगे। लेकिन आप यहाँ याद रख लें कहीं पे भी 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए वाटर हेड। इसके बाद देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आप लोगों को सबको पता है कि सपोज करो कि कोई बर्तन है, आपने देखा होगा घर में, उसमें पानी आपने जो है गर्म करने रख दिया और आपने हीट सप्लाई करना चालू किया। तो क्या होगा, सपोज करो एटमॉस्फेयर प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर है। थोड़ी देर बाद जो है वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा, ओके, इस प्रेशर पे। तो हम कहेंगे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया। तो जो टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ, हाँ, वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया। ठीक है। तो इसमें लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड is the temperature at which the vapor pressure of the liquid equal to the environmental pressure surrounding to the liquid. At the sea level, water boils at 100 degrees centigrade and high altitude, where atmosphere pressure is less, water boils at a temperature less than the 100 degree centigrade. तो इनका कहना यह है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है ये आपका घट बढ़ सकता है। यानी कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर है दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर है, फॉर एग्जांपल आप प्रेशर कुकर में देखते हैं ऊपर अंदर ये आपका ढक्कन लगा दिया, और जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो अंदर का जो प्रेशर है दैट विल बी इंक्रीजेस। जब अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो गया, मान लीजिए 3 एटमॉस्फेयर हो गया, तो जो है जो वाटर बॉयल पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता था, वो वाटर अब करीब 136 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। अब 136 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो बॉयल होगा तो खाना जल्दी पकेगा। अब आप क्या है, अगर माउंटेन पे पहुंच गए फॉर एग्जांपल, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है, मान ली कहीं 0.5 एटमॉस्फेयर है प्रेशर। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता था, वो आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो गया बॉयल। जब वो बॉयल हो गया, वाटर इवोपरेट हो गया, तो खाना पकने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये चीज़ बॉइलिंग पॉइंट की इससे लिंक की गई है। इसके बाद देखते हैं बल्क मॉडुलस। तो सिंपल है, इट इज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्टेप्स टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है। तो जैसे कोई फ्लूइड है, लेट द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस फ्रॉम P प्लस dP ड्यू टू दैट वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम V टू dB। तो आप लोगों ने देखा होगा प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ज़्यादातर। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर dP प्रेशर बढ़ाया किसी फ्लूइड पे तो उसका वॉल्यूम dV कम हो गया। ठीक है। तो उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, K इज इक्वल टू डेल टी, इस तरह से K इज इक्वल टू dP डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, dV डिवाइड बाई dV। तो आपने स्ट्रेन पढ़ा है तो स्ट्रेन से आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देख लेंगे, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। जैसे मैंने दिया है यहाँ पे एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को आप स्टैंडर्ड प्रेशर मानते हैं। तो इस पे आपका कुछ चीज जैसे बल्क मॉडुलस वाटर का दिया है आपको 2.07 × 10⁶ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। एयर का दिया है 1.3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। आप अगर रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे कि के वाटर एयर का 20,434 गुना ज्यादा है। ठीक है। तो इसलिए लिखा है इट इंडिकेट दैट एयर इज 2434 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन वाटर। किसी भी सब्सटेंस का अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसको उतना ही ज्यादा आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा उसके अंदर कंप्रेसिव मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज करने के लिए। आप जैसे एयर है, जैसे किसी बैग में किसी बैलून में एयर भरी हुई है, तो आप उसे आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन किसी बैलून के अंदर अगर आपका वाटर भरा है तो आप काफी प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, आपको 20,434 गुना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्रेसिव होगा। ठीक है ना। तो ये चीज आपका बल्क मॉडुलस से पता लगती है कि कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है, कौन कम कंप्रेसिबल है। तो आपका जो बल्क मॉडुलस है मैंने पहले बताया कि द चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल वी डिवाइड बाई बी हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस बी डी पी डिवाइड बाई डी बी। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस यहाँ देखो वो लिखा भी है, तो मैं आपको यहाँ डेरिवेशन कर भी देता हूँ। v इक्वल टू 1/रो है, पहले ही बता चुका हूँ। जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से dv इक्वल टू क्या हो गया -1/रो² डी रो। अब रो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो रो इंटू dv इक्वल टू -1/रो इंटू डी रो। ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से रो मल्टीप्लाई कर दिया,
रो इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रो इंटू डी वी। ओके, तो और रो इज इक्वल टू क्या है, वन बाई वी, तो डी वी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन बाई रो इंटू डी रो। इस वैल्यू को यहाँ उठा के रखोगे तो आपका सेम फॉर्मूला ये आ जाएगा, के इज इक्वल टू रो डी पी डिवाइड बाई डी रो। तो आपके दो फॉर्मूले हो गए बल्क मॉडुलस के, आप याद रख सकते हैं, के इज इक्वल टू माइनस बी डी पी डिवाइड बाई डी बी। एक फॉर्मूला हो गया डेंसिटी के टर्म में डी पी डिवाइड बाई डी रो, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आप लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस देखा होगा। इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो प्रोसेस हो रहा है उसके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आप लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस की थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन पढ़ी होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा पी बी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ दिया है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है एक तरह से, तो पी डिवाइड बाई रो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर जो मुझे बल्क मॉडुलस निकालना है तो हमारा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी रो है। तो मैं क्या करूँ, पी इज इक्वल टू यहाँ से सी इंटू रो कर दिया, तो डी पी डिवाइड बाई डी रो क्या हो गया, सी। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे अगर रखता हूँ मैं, तो के इज इक्वल टू क्या आएगा, रो इंटू सी, और रो इंटू सी क्या है देखो, पी। तो बल्क मॉडुलस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हाँ बल्क मॉडुलस किसके इक्वल होगा, प्रेशर, प्रेशर के इक्वल। तो ये आप याद रखेंगे, डेरिवेशन छोटा मोटा एक दो नंबर में पूछ भी दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है बल्क मॉडुलस इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस कौन सा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक में। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नथिंग बट इज द रिवर्सिबल एडिबैटिक, रिवर्सिबल एडिबैटिक। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिवर्सिबल एडिबैटिक प्रोसेस क्या होता है। पहले आप एडिबैटिक समझें। अगर एडिबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो होता है, सिंपल। अगर किसी प्रोसेस के ड्यूरेशन में, अगर किसी प्रोसेस के दौरान हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो एडिबैटिक है। लेकिन रिवर्सिबल एडिबैटिक का, रिवर्सिबल का मतलब है द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो। तो रिवर्सिबल एडिबैटिक का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट ट्रांसफर भी जीरो हो और फ्रिक्शन भी जीरो हो। तो उसकी इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से देखा जाए ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो पी डिवाइड बाई रो पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी इज इक्वल टू सी गामा पावर, सॉरी पी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी रो पावर गामा। तो हम फिर बल्क मॉडुलस हमें निकालना है फाइनली। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू रो डी पी डिवाइड बाई डी रो, यही है। तो हम क्या करें, डी पी डिवाइड बाई डी रो निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया, सी इंटू गामा इंटू रो पावर गामा माइनस वन। ठीक, अब यहाँ से डी पी बाई डी की डी वी की वैल्यू ये उठा के यहाँ रखते हैं। तो के इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू सी इंटू गामा इंटू रो पावर गामा माइनस वन। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो के इक्वल टू क्या होगा, से सी गामा रो पावर गामा। अब देखो यहाँ से सी इंटू रो पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म ये बन जाएगा प्रेशर। तो के इक्वल टू सी इंटू पी। तो आप लोगों ने देखा है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें के की वैल्यू क्या है, प्रेशर के बराबर। लेकिन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या है, जो, सॉरी यहाँ पे सी नहीं, यहाँ गामा आएगा, सी इंटू रो पावर गामा इज इक्वल टू पी होगा। तो यहाँ पे आ गया के इज इक्वल टू गामा इंटू पी। लेकिन जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा उसमें बल्क मॉडुलस कितना होगा, गामा इंटू पी। तो आप याद रखेंगे ये चीज, गामा टाइम्स होगा। ठीक, अब एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। पहले ये कंप्रेसिबिलिटी एक छोटा सा टर्म और है, व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो बीटा इज इक्वल टू क्या है, वन बाई के। तो कभी का न्यूमेरिकल में आपसे पूछ सकते हैं, बस और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल, ए हाई प्रेशर स्टील कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। तो इनिशियल प्रेशर था 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड B1 इज इक्वल टू दिया है 1.23200 लीटर। ये लीटर दिया है यहाँ पे, ये इसका मतलब लीटर। एट ए प्रेशर ऑफ 25 एटमॉस्फेयर, और जैसे ही उसने प्रेशर बढ़ाया 25 एटमॉस्फेयर के बराबर, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इक्वल टू आपका B2 हो गया 1.23100 लीटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड ओवर द गिवन प्रेशर रेंज।
the temperature after the compression is allowed to return to ordinary temperature, what is the coefficient of compressibility? तो सिंपल है, K इक्वल टू क्या रखें हम, आपका चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मतलब, ठीक। तो K इक्वल टू क्या हो गया, P2 माइनस P1 चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई V2 माइनस V1, माइनस में होता है तो आप पॉजिटिव ले सकते हैं, माइनस होता है, ठीक है, इनटू V1। तो K की वैल्यू रख दो। अब देखो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, आपको ये याद होना चाहिए, जैसे 10 एटमॉस्फेयर दिया है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो आप याद रखें 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या 100 किलो पास्कल, ऐसे याद कर लो, आपको याद ना रहे 101.3 तो 100 तो याद रहेगा ही। तो आप क्या करें, P2 कितना हो गया 25 माइनस 10, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 100 किलो पास्कल, 100 इंटू 10⁻3, ठीक है, डिवाइड बाई V2 माइनस V1, आपका 1.230 माइनस 1.23 अब ये किसमें, लीटर में है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये क्या करो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका K की वैल्यू आ जाएगी। तो ये K की वैल्यू कितनी आएगी आप कैलकुलेट करके देखें। तो देखते हैं 25 माइनस 10 इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, वो छोड़ें 10⁻³ डिवाइड बाई 1.23 200 माइनस 1.23 100, ठीक है। तो ये आपका आया K की वैल्यू 1500 इंटू 10⁻⁹ पास्कल, ठीक है। आपको K की वैल्यू निकालनी है तो K इक्वल, सॉरी आपको कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है तो बीटा इक्वल टू रख दें 1/K, तो आपका कंप्रेसिबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, आगे हम लोग जो है और भी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, आगे हम देखेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइस और मैनोमीटर वगैरह इन सब के बारे में और किस तरह से उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहले बेसिक्स है, आप इसे देखें और इसकी तैयारी करें, ठीक। पहले आप बेसिक्स से एक बार गो थ्रू हो जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड जल्दी ही पोस्ट करेंगे, ठीक। थैंक यू।